हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। अच्छा, अपना ये नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं हम इंग्लिश का। और जैसा आपको पता है, पहले हम 2-3 लेक्चर ले चुके हैं इस बारे में। तो आप सब लोग मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने जो पहला मैटर मिला है आपको, उसको आपने सॉल्व किया होगा। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि अभी आधे से ज़्यादा बच्चे एक्टिव नहीं हैं, काफ़ी बच्चे एक्टिव नहीं हैं। जो क्लासेस के प्रॉपर बच्चे हैं वो एक्टिव नहीं है। तो बेटा जल्दी से एक्टिव हो जाओ आप लोग, क्योंकि हमारा काफ़ी सारा समय जा चुका है और जो मैटर है इसको फटाफट से कंप्लीट करते रहें। तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, इसी उम्मीद के अंदर अपन अगला लेक्चर लेके चल रहे हैं। और अपनी जो बात हो रही थी वो थी प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्पेशल रूल्स की। एंड आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि सर सिंपल प्रेजेंट जो होता है कि इसके अंदर किस तरह का मैसेज हमारे पास में आता है। आई टोल्ड यू अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस दैट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी ऑलवेज राइट V1 + S और ES। मैंने ये आपको कंसल्ट किया था। और जब V1 SES हमारे को अप्लाई करना होता है, सेंटेंस में लाना होता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट जहाँ यूज़ करना होता है वो कहाँ यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, हमारी बहुत पहले बात हो चुकी थी। लेकिन अब कहाँ यूज़ करें इसकी हमारी बात चल रही थी। तो जिस दिन मैंने लेक्चर लास्ट स्टॉप किया था, वहीं से मैंने लेक्चर को वापस से कंटिन्यू कर दिया है। और हमारा लेक्चर जो स्टॉप हुआ था, जो एंडिंग थी हमारे लेक्चर की, वो इसी रूल के साथ थी कि अगर हमारे पास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है तो काफ़ी सी सिचुएशंस होती है, काफ़ी वेरिएशंस होते हैं हमारे पास में। काफ़ी वेरिएशंस जो होते हैं हमारे पास में, उनमें पहला रूल ये था कि अगर हमारे पास में कुछ जो एडवर्ब्स होती है, एडवर्ब मीन होता है जो हमारे को टाइम शो करता है, टाइम को इंडिकेट करता है, डिनोट करता है, जो किसी टाइम को उसको शो करने वाले वर्ड्स होते हैं। तो मैंने बता दिए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या चीज़ें आती है, लाइक डेली, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, एटसेट्रा, समटाइम्स, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ। ये हमारी कंप्लीट हो गई थी। इनके साथ हमारे को प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करना होता है। सेकंड अपनी बात ये हो गई थी कि सर अगर हमारे पास में यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ मीन होता है एक ऐसा एक्शन जो तीनों टाइम में किसी तरीके से भी चेंज नहीं होता है, सेम उसी तरीके से चलता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। नंबर 3 पे हमारी बात हो गई थी कि एक ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होने वाला होता है किससे स्टार्ट हुआ होता है, जो हियर और देयर से क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम किसका यूज़ कर रहे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और नंबर 4 पे जो हमारी बात चल रही थी, वो चल रही थी हमारा एक कॉमन रूल था, एक बल्क में हमने इसको स्टडी करने के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन टाइम नहीं होने की वजह से लेक्चर पूरा हो गया था हमारा। जहाँ से हमारा स्टार्ट करते हैं, एक प्रॉवर्ब, स्टेटमेंट, रूल्स ऑफ साइंस एंड आल्सो मैथ। ओके, अगर हमारे पास में प्रॉवर्ब आती है, प्रॉवर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रॉवर्ब एक ऐसी चीज़ होती है जो कि कहावत के तरीके से जानी जाती है। अब सर कहावत किसे कहते हैं? अब कहावत के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कहावत और स्टेटमेंट का मतलब होता है नारा या कथन, नारा या कथन। मैंने ऐसा बताया था आप लोगों को। तो मैंने उसमें ये भी बताया था आपको कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स, यहाँ पर इन दोनों के शब्दों के बीच में क्या अंतर होता है। मैंने आपको ये कहा था कि सर बेटा जो कहावत होती है, जो मतलब प्रॉवर्ब जो होती है, ये भी प्राचीन काल से हम सुनते आ रहे हैं, और जो ये स्टेटमेंट होता है ये भी हम सुनते ही आ रहे हैं। लेकिन जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट का मतलब कथन और नारा जो होता है, इसका पर्टिकुलर कोई पर्सन होता है जिसके द्वारा ये जो स्टेटमेंट होता है या जो एक नारा होता है ये गिवन होता है, दिया गया होता है, ठीक है। लेकिन जो प्रॉवर्ब होती है, प्रॉवर्ब के बारे में हमारे को ये पता नहीं होता कि इसको किसने कंपोज किया, यानी इसको किसने दिया है या ये बात किसने बोली है। बस हम प्राचीन काल से क्या करते आ रहे हैं, सुनते आते रहते हैं। मतलब हर पीढ़ी, हमारी जनरेशन जो भी, हर नई जनरेशन आती है वो इसको सुनती रहती है। इसमें हमने प्रॉवर्ब की बात कर ली थी और प्रॉवर्ब के आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक जो पॉइंट आता है वो है हमारे पास में क्या, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बारे में मैंने बता दिया कि स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा क्या किया जाता है, दिया जाता है। ओके, लाइक अपन बात करते जैसे कि हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल होता है हमारे लेवल तक का कि तिलक सेस फ्रीडम इज माई बर्थ राइट। एक ऐसा एग्जाम्पल होता है हमारे पास में। ओके, इस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, इसमें अपन करेक्ट फॉर्म के तरीके से भी चेक करेंगे और ऐसे भी हम चेक कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि तिलक ने कहा है, तिलक ने क्या कहा है कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार ये किसने कहा है, तिलक ने। क्या ये आपके और लोगों ने भी सुना है? जी सर। क्या आपकी इससे पहले वाली जनरेशन ने भी सुना है? जी सर।
लेकिन ये सर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दिया गया है, इसलिए ये क्या है हमारे पास में स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट के बारे में हमने बता दिया है कि स्टेटमेंट ऑलवेज कम्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अपन चेक करते हैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह। कल को जब हमारी एग्जाम लगने वाली होगी या एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आएगा, वो इस तरीके से आने वाला होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म। ओके, जो आपको ब्रैकेट में दी गई होगी और आपको ब्रैकेट में दिया गया होगा वहां पे किस चीज का मैसेज, बी का। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि सर हमारा सेंटेंस कौन सा टेंस का है। तो आपको पहले माइंड में ये चेक करना है कि तिलक से, तिलक ने कहा है, तो सर ये तो सीधा बात है कि तिलक ने कहा है, तो सीधी सी मैसेज में जा रहा है कि ये हमारे पास में क्या है, स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट कौन सा टेंस में आता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। अभी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमारे को यहाँ पर V1 एस लाना पड़ेगा। अब यहाँ V1 एस लाएंगे तो सर सबसे पहले हमारे को ये बता दीजिएगा बी का मतलब क्या होता है। मैं हर लेक्चर में बताता आ रहा हूँ बार बार कि बी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बी का मतलब होता है जो एक वर्ब का ग्रुप होता है। और बी के अंदर जो हमारे पास में वर्ब्स होती है वो कौन कौन सी होती है कि सर बी की V1 जो होती है, अगर इसको मैनुअल के तरीके से यूज करना है तो सॉलिड सी बात है V1 V2 V3 V4 V5 इसका होने वाला है। अब इसकी अगर V1 की बात करें तो V1 तो क्या होती है, इज, एम और आर। इसकी V1 क्या होती है, इज, एम और आर। और इसकी अगर बात करें V2 की तो वो होती है हमारे पास में क्या, वॉस और वर। और अगर V3 की बात करें तो वो होती है हमारे पास में क्या, बीन। और अगर V4 की बात करें तो क्या होती है, बीइंग। मैंने आपको ये बताया था ऑलरेडी। तो आपको टेंस कौन सा चेक करना है, यहाँ पे कौन सा फिल करना है, सर प्रेजेंट इंडेफिनिट फिल करना है। तो अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट फिल करना है तो आपको V1 फिल करनी पड़ेगी। और अगर आपको V1 फिल करनी पड़ेगी तो बी की V1 क्या होती है हमारे पास में, इज अमार प्लस V4। अब आपको ये चेक करना है सर इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, व्हाट यू वांट टू राइट हियर। आप क्या भरना चाहते हैं, क्या फिल करना चाहते हैं। अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज सिंगुलर, प्लूरल और एटसेट्रा, कैसा सब्जेक्ट आपके पास में आया है। तो आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, फ्रीडम। अब फ्रीडम का मतलब होता है क्या, आजादी। क्या होता है, आजादी। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, आजादी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ फ्रीडम, आजादी, आजादी कौन सा सब्जेक्ट है या किस तरह की कैटेगरी में आप इसको कंटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि हमारे पास में जो नाउन्स होती है वो 4-5 प्रकार की होती है, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो होती है काउंटेबल और एक होती है अनकाउंटेबल। तो ये अनकाउंटेबल कैटेगरी से आई है और अनकाउंटेबल कैटेगरी में जो नाउन होती है वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर। तो हमारे पास में फ्रीडम कौन सी नाउन है, अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल हमेशा क्या होती है, सिंगुलर। और इसमें सिंगुलर के लिए हम किसका यूज करने वाले होते हैं, इज का। बिकॉज ऑफ सर आई के साथ तो क्या आता है, एम, और प्लूरल के साथ में क्या आता है, आर, और सिंगुलर के साथ में क्या आने वाला होता है, इज। इसलिए सर हमारा आंसर क्या होगा, इज होगा। इस तरीके से हमारे पास में पता चलता है कि सर हमारे पास में क्या करना होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इजमार प्लस इजमार का प्रयोग करना होता है एज अ V1 हियर। ओके, आर यू श्योर। नेक्स्ट वन, इसी के साथ अपना जो अगला पॉइंट होता है आप इसको नोट करते जाएं फटाफट से, क्योंकि आपको पता है भाई अपन का वीडियो लंबा ज़्यादा नहीं चल सकता है, क्योंकि बहुत लंबा चला जाने से बच्चा थोड़ा बोर भी हो जाता है इस मामले में। तो अगला पॉइंट हमारा बनता है रूल्स ऑफ साइंस। रूल्स ऑफ साइंस का मतलब होता है कि आप साइंस के जितने भी रूल्स है, साइंस में जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हुई है या साइंस का कोई भी किसी भी कंटेंट को ऐड करने का या किसी भी चीज़ का रिजल्ट आने का, मतलब साइंस डिस्कवर करता है या उसके बारे में एनालाइज करता है, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो एक रूल बन जाता है। और जैसे वो रूल बनता है और रूल बनते ही हमारे पास में वो कौन सा टेंस में आ जाता है, उसको जब लिखा जाएगा तो कौन सा टेंस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अभी जैसे अपन लोग बात करते हैं, जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल आ गया, वाटर एट ओके, आपके पास एग्जांपल आ गया, वाटर स्पेस है एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब ब्रैकेट में आपके पास में क्या दिया हुआ है, फ्रिज। फ्रिज का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज की एक ऐसी सिचुएशन जहां पे चीज क्या हो जाती है, जम जाती है। ओके, अब अपन पानी की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, जम जाता है। ऐसा किसने कहा, ऐसा सर हमें साइंस ने कहा है। अभी साइंस ने कहा है तो साइंस का क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया ना, वो सॉरी रूल्स हो गया ना। अभी साइंस का रूल हो गया, तो साइंस का रूल कौन सा टेंस में आता है, आपको मैंने बताया कि साइंस का रूल कौन सा टेंस में आता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट आने वाला, तो यहाँ पर फ्रिज हो गया। अब फ्रिज का मतलब क्या है, जमना। अब ये हमारे पास V1 है। अब फिर से वही जोन में जाना पड़ेगा कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसका प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 प्लस एस और एस का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 एस का प्रयोग करना है तो सर वो किसके अकॉर्डिंग आता है, वो आता है अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। क्या आता है, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, वाटर। अब वाटर, फिर से वही चीज बात आ गई कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आपको पता है कि इट इज आल्सो एन अनकाउंटेबल। तो ये अगर अनकाउंटेबल है हमारे पास में तो सर ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो V1 के साथ में एस और ES आएगा।
और ये एस और यस आएगा तो आप आराम से इसे क्या कर सकते हैं, फिजिक्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आर यू श्योर? ओके, नेक्स्ट वन। अब अपन बात करते हैं आगे। ज़्यादा एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल ज़्यादा इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपके लिए वो काम मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आप जाकर के घर पे, या आप घर पे है ही ऑलरेडी, अगर आप घर पे वीडियो को कंप्लीट करने के बाद में अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप पढ़ेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आएंगे तो बहुत सारी गलती आप करेंगे, और बहुत सारी गलती आप करेंगे तो मेरे लिए काम बढ़ेगा, और मेरे लिए काम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है मैं एक सेशन फिर से लेके आऊँगा आपके पास में, जहां पर मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि कमेंट बॉक्स में या बच्चा जैसे ऑफलाइन आकर के मेरे को बोलता सर इस तरह का मैटर आपने यहाँ पर वीडियो में दिया था और ये मेरे समझ में नहीं आया, ये मेरे पास में इतने सारे डाउट्स है, तो ऑलरेडी वो मुझे याद होगा इस चीज़ के बारे में कि बच्चे ने मेरे को ये प्रॉब्लम बताई थी। और अगर ऐसी प्रॉब्लम मेरे सामने आती है तो मैं फिर से एक सेशन लास्ट में लेकर के आऊँगा, टॉपिक के लास्ट में, जहाँ पर सभी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आपकी होगी उन सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आपको घर पर सोल्व करना है, मैं केवल एक लिमिटेड एग्जाम्पल्स यहाँ पर ड्यू टू वीडियो, मतलब वीडियो के हिसाब से दे रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन, रूल्स ऑफ साइंस हो गया, रूल्स ऑफ मैथ की बात कर रहे हैं। अब रूल्स ऑफ मैथ का मतलब वही बात हो गई, वही जैसे साइंस में था जो चीज़ रिजल्ट पे पहुंचती है तो उसका रूल बन जाता है, वैसे मैथ में भी जो चीज़ रिजल्ट पे पहुंचती है उसका क्या बन जाता है, एक रूल बन जाता है। जैसे एक कॉमन एग्जांपल हमारे पास में होता है, जैसे 2 and 2 4, 2 and 2 स्पेस 4, एक ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास में हम बार बार जब भी क्लास में देखते हैं तो टीचर हमारे को बताता है। मैं इसके साथ में जुड़ी हुई एक दो स्पेशल चीज़ें भी आपको कंप्लीट करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले आप ये चेक करें कि 2 and 2 स्पेस 4 यहाँ पर आया है और वर्ब आपको दे दी गई क्या, जैसे मैक, क्या होता है मैक, मैक यहाँ पर आपको वर्ब कंप्लीट कर दी गई। अब आपसे क्वेश्चन कंसल्ट किया जाएगा कि विच टेंस इज रिलेटेड, दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू विच टेंस। ओके, ये टेंस आप, ये जो सेंटेंस आपका वो कौन सा टेंस से रिलेट करता है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक जाना चाहिए 2 और 2 मतलब 4 की बात हो रही है, तो सीधा सीधा सा मैथ का फॉर्मूला है, ये मैथ का सिस्टम है। और अगर मैथ का सिस्टम हमारे पास में आया है तो सर हम कहाँ पर चले जाएंगे, हम सीधे चले जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिर से क्या करना होता है, V1 + S और ES। अब कोई बच्चा मुझसे कंसल्ट करेगा कि सर आप यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके से इस सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाने वाले हैं, मतलब V1 SS तो आएगा यहाँ पे, लेकिन आप V1 के साथ SS लाना चाहते या नहीं लाना चाहते, वो तो मैंने आपको रूल में बता दिया था कि कब लाना है कब नहीं लाना। पर ये बात ये करनी है कि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मैं बता दूं कि अगर एंड से कोई भी चीज सब्जेक्ट के तौर पे, अगर सब्जेक्टिव पार्ट में, सब्जेक्ट के मतलब वर्ब से पहले अगर सब्जेक्टिव पार्ट आपके पास आया है और सब्जेक्टिव पार्ट में अगर आपके पास में क्या दिया हुआ है, एंड, इफ यू हैव एंड वर्ड इन सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल। अब वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपके पास में यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए, मैक। क्या होना चाहिए, मैक। अब ये हमारा मैक होना चाहिए, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि कुछ ग्रामर्स में कुछ ग्रामर्स में और ग्रामर के अलावा कुछ टीचर्स भी क्या करते हैं कि यहाँ पर एक अजीब सा आंसर भी दे देते हैं और वहाँ बच्चा थोड़ा कंफ्यूज कर जाता है। यहाँ पर आंसर क्या दे देते हैं, मैक्स। क्या दे देते हैं, मैक्स। अब आपसे कोई पूछे कि सर यार ये आप यहाँ पर इसको मैक लेना चाहते हैं या मैक्स लेना चाहते हैं, ये प्लूरल है या ये सिंगुलर है, क्योंकि ये तो सिंगुलर केस में आता है, ये प्लूरल केस में आता है, तो ये प्लूरल है या सिंगुलर है। हिसाब से तो आपने कहा कि अगर एंड से कोई चीज दो जुड़ के आती है एज ए सब्जेक्ट, जब दो चीजें आपस में एंड से कनेक्ट होकर के एज ए सब्जेक्ट आती है तो हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल होता है। और ऐसे में हम लोग वहाँ पर वर्ब कौन सी यूज कर रहे होते हैं, प्लूरल वर्ब यूज कर रहे होते हैं, जो हमने कर लिया। लेकिन मेरा एक्सेप्शन जो यहाँ पर एक्सेप्शन जो मैंने आपको दिया है, अपवाद जो मैंने दिया है वो ये दिया कि टीचर इसको भी सही मानते हैं। इसको सही क्यों मानते हैं, इसके पीछे मैं एक लॉजिक बता देता हूं आप लोगों को कि अगर आपके पास में साइंस का कोई भी ऐसा रूल है जहां पर आपके पास में उसका रिजल्ट आता है, एक चीज मेरी गौर से सुने आप लोग, जहां पर उसका रिजल्ट आता है तब तो वो हमारे पास में क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, जैसा हम लोगों ने इसको क्या किया है, देखा है। ओके, क्योंकि आपके पास से पता है कि कोई भी चीज मैथ के अंदर जैसे 1 है तो 1 कभी भी किसी चीज के साथ में ऐड होगा तभी कोई आगे जाके मतलब एक्शन लेगा, वो कोई इसका रिजल्ट आएगा। तो मतलब 2 चीज ऐड होगी तब ये रिजल्ट आएगा, तो 2 चीज ऐड होते वो प्लूरल हो जाएगा सर, सीधी सी बात है। लेकिन इसको सिंगुलर कैसे माना जाए, तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में काफी सारे रूल्स चलते हैं। एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तरीके से अगर इसको हम देखते हैं तो जब भी हमारे पास में कुछ ऐसी चीजें होती है जो पेयर में आती है, किस में आती है, पेयर। पेयर का मतलब होता है PAIR, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा, ठीक है। मतलब जोड़ा कैसे होता है कि सर ये जो मैसेज होता है ये मतलब ये बल्क में कॉल किया जाता है, जैसे रोटी वोटी, चाय वाय, है ना, और जैसे हमारे पास में हो गया
कि आना और जाना, ठीक है, ब्रेड एंड बटर, जिस तरीके की हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखते हैं हमारे को प्लूरल हैं। जैसे मैंने एक बार एक एग्जांपल में आपको दिया था बोर्ड पे, अगर आपने माइंड में अगर आपके पास में है तो वो कि कमिंग एंड गोइंग, coming and going is a simple rule of the nature. I told you, I gave this sentence on the board. मैंने ये एग्जाम्पल बोर्ड पे दिया था कि coming and going is अब मैंने is क्यों लिया? बिकॉज सर कमिंग एंड गोइंग ये बल्क में पढ़े जाते हैं, साथ होते हैं, इनको अपन पेयर बोलते हैं, पेयर वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। और पेयर वर्ड्स जो होते हैं इनके साथ में वर्ब हमेशा क्या आती है? सिंगुलर। इसके चलते, इस नियम के चलते यहाँ पर टीचर लोग किसका प्रयोग करते देते हैं? MAKES, और उसको भी हम क्या करते हैं? सही मानते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि सर बोर्ड में, मान लो कि बोर्ड अगर इस क्वेश्चन को कंसल्ट करता है हम लोगों से, बोर्ड अगर हमसे कल को ये क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या करें? मैक लेके आए या मैक्स लेके आए? तो बेटा अपना आंसर होना चाहिए क्या? मैक। क्या होना चाहिए? मैक। ये हमारे लेवल की बात होती है कि सर इसको हम क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। इसको प्रेफर जो करता है, मतलब ज़्यादा सही कौन सा होता है? वो होता है मैक, क्योंकि ये ज़्यादातर यूजुअली अपन लोग इसी को यूज करते हैं, इसलिए ध्यान रखें। ये प्रिंसिपल ऑफ क्या हो गया? मैथ हो गया। ओके, अगर फिर भी आपको कोई इसमें डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या फिर ऑफलाइन जब भी आप मुझसे मिलते हैं तो आप मुझे इसी के बारे में क्या कर लें? बात कर लें। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। अगला रूल हमारे पास में होता है, देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं वैसे वैसे रूल्स हमारे थोड़े से थोड़े हार्ड होते जाएंगे, ऑटोमेटिक हार्ड होते जाएंगे। अच्छा, हमने यहाँ पर 3-4 नियम इसमें पढ़ लिए, 3-4 के बाद में 3-4 से पहले अपन ने 2-3-4 और पढ़ लिए हैं। अब मैं जनरली छोटी छोटी सी चीज़ें आपसे और कंसल्ट कर लेता हूँ। एक सबसे बड़ी बात होती है, एक सबसे मेजर रूल जो हमारा होता है वो ये होता है क्या, कि अगर हमारे पास में कोई भी कंडीशन आती है, CONDITION, क्या आती है? कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है? सर कंडीशन का मतलब होता है शर्त। क्या होती है? शर्त। अब सर कंडीशन का मतलब शर्त होती है, तो जब हम लोग कंडीशन को पढ़ते हैं तो उसको किस तरीके से कंप्लीट करते हैं, कैसे हमारे पास होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ कंडीशनल वर्ड्स होते हैं। क्या बोला मैंने? कुछ एक कंडीशनल वर्ड्स होते हैं। कुछ एक क्या होते हैं? कंडीशनल वर्ड्स होते हैं। अब सर ये कंडीशनल वर्ड्स क्या क्या होते हैं? क्या क्या होते हैं? सबसे पहले ये बात करते हैं कंडीशनल वर्ड। जैसे सर हमारे पास एग्जांपल के तौर पे अपन लेते हैं इफ को, ठीक है, टिल को, ठीक है, अनटिल को, और इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें ले सकते हैं हम लोग। स्टॉप 1 मिनट। अनटिल, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, as soon as, ETC। ज़्यादा लोड नहीं लेना, इतना ही ध्यान पे देना, क्योंकि जो हमारे सिलेबस से रिलेट करता है वही पार्ट अपन लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, वही पार्ट अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि हमारे पास में ये सारे वर्ड्स जो मैंने बोर्ड पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं कि सर अगर हमारे पास टिल आता है, और सॉरी इफ आता है, टिल आता है, अनटिल आता है, व्हेन आता है, आफ्टर आता है, बिफोर आता है, एज सून एज आता है, ऐसे जो वर्ड्स आते हैं इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल। याद रखें, मैं इनको ये नहीं कह रहा हूं कि ये सिर्फ कंडीशनल ही होते हैं। कंडीशनल का मतलब होता है, क्या होता है? शर्त सूचक शब्द। क्या होता है? शर्त सूचक शब्द। मतलब ये किसको बताते हैं? शर्त को। मतलब ये कंडीशन को कंप्लीट करते हैं। अब ये कंडीशन को कंप्लीट कैसे करते हैं? मैं आपको सबसे बता दूं, इनका काम कंडीशन का होता है। मतलब ये मैसेज किसका शो करते हैं? कंडीशन का। लेकिन एक काम और करते हैं, ये कंडीशन के साथ साथ, ये कंडीशन के साथ साथ एक काम करते हैं, 2 सेंटेंस को जोड़ने का। किसका? 2 सेंटेंस को जोड़ने का। तो वहां पर ये किसका काम करना शुरू भी कर देते हैं? कंजक्शन का। किसका? कंजक्शन का। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि सर कंजक्शन किसे कहते हैं? कंजक्शन किसे कहते हैं? तो अगर बात हमारी ये है कि कंजक्शन किसे कहते हैं, तो आपको सबसे पहले माइंड में ये रखना है कि सर कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है हमारे पास में, कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है हमारे लिए जो, जैसे अपन कोई भी चीज़ लाइफ में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, उनके लिए कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। ओके, जैसे अपन पत्थर को जोड़ रहे हैं, या पत्थर को या कोई मटेरियल को कनेक्ट कर रहे हैं तो सीमेंट की आवश्यकता होती है। ऐसे हम लोग एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ रहे होते हैं तो वहाँ पर एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ रहे हो तो वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, वर्ब को वर्ब से, और क्लॉज को क्लॉज से, सेंटेंस से जब हम जोड़ रहे होते हैं, तो उस समय जब हम जोड़ रहे होते हैं तो उस समय हमारे पास में एक चीज़ की नीड पड़ती है जोड़ने के लिए। उनको जोड़ने के लिए एक चीज़ की नीड होती है, और वो जो नीड होती है हमारी, उसको पूरा करने वाला कुछ एक वर्ड्स होता है।
ये वर्ड्स जो होते हैं इनको एक नाम से जानते हैं, उसका नाम होता है कंजक्शन। अब सीधा सीधा पता चल गया माइंड में सर कि कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है, कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारे पास में सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपके जो ये वर्ड्स हैं क्या ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे? क्या ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे सर, आपने कंजक्शन कहा है तो कनेक्ट तो करेंगे ना। अब ये कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के बाद ये किस तरह का मैसेज आपके पास में देने वाले हैं? तो सर दूसरा इसका बात है कि किस तरह का मैसेज देते हैं, कंडीशन का। पहला काम तो सर ये क्या करने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं। दूसरा काम ये किसका करने वाले हैं, सर शर्त को भी क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे शब्द जो है ये जोड़ने का काम तो करेंगे, मतलब ज्वाइन करने का काम तो करेंगे। किसको ज्वाइन करेंगे, सेंटेंस को। किसको ज्वाइन करेंगे, सेंटेंस को। मतलब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से क्या करने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले, सेंटेंसेस को ऐड करने वाले हैं। लेकिन वो ऐड करके क्या काम करेंगे ये लोग, कंडीशन को बताएंगे। अब ये कंडीशन को जब बताएंगे तो किस तरीके से बताएंगे? एक चीज मैं आपको छोटा सा पहले एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक पहले बाद में बात करेंगे, पहले एक छोटी सी बात मेरी नोट कर लो आप लोग कि ये सारे वर्ड्स जो हैं कंडीशन को ही नहीं बताते, कुछ और चीज़ों को भी बताते हैं। लेकिन अभी सिर्फ इसको किस चीज में देखना है, कंडीशन में। जब वो किसी और चीज को बताएंगे, जब वो किसी और चीज की बात करेंगे तो मैं और चीज की बात करेंगे तो मैं और तरीके से बात करूंगा उसकी। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो सिर्फ इसकी कर रहा हूं, कंडीशन की बात कर रहा हूं। तो आप नोट कर लें कि ये जो बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं ये वर्ड्स जिनको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडीशनल वर्ड्स। क्या बोलते हैं, कंडीशनल वर्ड्स। तो इन वर्ड्स की अब मैं इनको अब आगे से क्या कॉल करूंगा, कंडीशनल वर्ड्स। क्या कॉल करूंगा, कंडीशनल वर्ड। और कंडीशनल वर्ड किसका काम करते हैं, शर्त को बताने का। और ये शर्त का मतलब कोई ना कोई कंडीशन करेंगे, शर्त बताएंगे। और किस तरीके से कि जब ये दो सेंटेंस साथ में लेकर के आएंगे तो देखते हैं। आप ये सारे वर्ड्स को क्या कर लें, कॉपी कर ले। मैं इनका एक ही नाम बोलूंगा, कंडीशनल वर्ड। ओके, लेट्स सी। इनकी जो ट्रिक होती है सर, इसकी ट्रिक ये होती है कि आपके पास में अगर कंडीशनल वर्ड आया है तो एक चीज का आप माइंड में ध्यान रखें कि आपके पास में जो कंडीशनल वर्ड होगा वो कंडीशनल वर्ड अपनी कंडीशन हमेशा कौन से सेंटेंस में लेकर के आने वाला है, V1 प्लस एस और ES में। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में लेके आने वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब सर इसको आगे वाला मतलब सेंटेंस लेना है वो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले लेंगे, लेकिन ये पहले वाला सेंटेंस जिसको ये जोड़ रहे हैं, ठीक है, वो कौन से, वो जो पार्ट आएगा सेंटेंस का वो कौन से टेंस में आएगा। तो वहां पर आप ध्यान रखें कि वहां पर अपन किसका यूज करते हैं, शैल विल प्लस V1 का। किसका यूज करते हैं, शैल विल प्लस V1 का। ओके, आर यू श्योर? अब ये पता चल गया कि एक सेंटेंस जो होता है कंडीशनल वर्ड के बाद वाला वो तो किस में आता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। और जो कंडीशनल वर्ड के पहले वाला सेंटेंस होता है वो कौन से में आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। किस में आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो अब ये ध्यान रखें कि जो भी मैंने वर्ड्स लिखे थे उन वर्ड्स को आप कंडीशनल तभी बोलें, उन वर्ड्स को आप कंडीशनल तभी बोलें जब आपके पास में क्या आ रहा है कि उन कंडीशनल वर्ड्स के बाद में V1 SES आ रही है और उन कंडीशनल वर्ड से पहले किसका प्रयोग हो रहा है, शैल विल प्लस V1 का प्रयोग हो रहा है। ओके, कभी कभी यहाँ पर कैन और मे प्लस V1 भी आ जाती है, लेकिन वो डिस्कस हम कब करेंगे, जब हम सॉल्यूशन क्लास लेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन क्लास में अपन लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा मैटर एक साथ अपन डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि अभी अपन प्राइमरी स्टेज पे हैं और प्राइमरी स्टेज पे अपन इतना सारा लोड अगर एक साथ लेते हैं तो बच्चा थोड़ा सा डर जाता है। बच्चा ये देखता है यार इतना बड़ा मैटर है, कैसे समझ में आएगा। तो बस इतना ध्यान रखना है कि कंडीशनल वर्ड जो होता है, क्या होता है, कंडीशनल वर्ड जो होता है वो अपने आगे V1 प्लस एस और यस और अपने पहले किसका यूज करने वाला होता है, शैल विल प्लस V1 का। ओके, कभी कभी जो एग्जाम्पल होता है वो कभी कभी तो इस तरीके से आ जाता है, इस सीक्वेंस में आ जाता है, इस तरीके से आ जाता है, मतलब इसी मतलब तरीके से कंप्लीट होता है हमारे पास में। लेकिन कभी कभी ये सेंटेंस कैसे होता है कि कंडीशनल वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है और फिर इसके बाद में एक सेंटेंस तो यहाँ दिया होता है और एक कोमा के बाद दिया होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास में होता है तो ऐसा सेंटेंस आ जाए या फिर कंडीशनल वर्ड बीच में आ जाए तो हमेशा याद रखना कि कंडीशनल वर्ड के जस्ट बाद में तो हमें किसका यूज करना है, V1 प्लस एस और ES का। अब जो ये कोमा के बाद का सेंटेंस आपके पास में पार्ट ऑफ सेंटेंस आ रहा है, मतलब इसे सेकंड क्लोज, फर्स्ट क्लोज कहते हैं या मुख्य क्लोज जिसे हम लोग कहते हैं। अगर जो दूसरा पार्ट आता है कोमा के बाद का, ये वाला पार्ट आपके कंडीशनल वर्ड के पहले का पार्ट होता है, जिसे आप कोमा लगा के बाद में भी क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर किसका यूज होने वाला है, शैल विल प्लस किसका होगा, V1 का होगा। आर यू
श्योर? तो ये ध्यान रखिए आप लोग कि सर अगर हमारे पास में कंडीशनल वर्ड आया है तो कंडीशनल वर्ड को यानी इन वर्ड्स को हम कंडीशनल वर्ड तभी कहेंगे जब हमारे पास में ये सेंटेंस V1 प्लस एस और यस और शैल विल प्लस V1 का मैसेज लेकर के आ रहे हैं। ओके, आर यू श्योर? ये तो हमारी हो गई ट्रिक। अब अपन इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो अपन एक छोटे छोटे एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहला एग्जाम्पल आप लोग देखें, आपके पास एक एग्जाम्पल आ गया और एग्जाम्पल है सी स्पेस मी अ मैंगो इफ आई स्पेस हर माई नोटबुक। यहां पर आपके पास एक वर्ड आया है जो क्या है, इफ। अब इफ आपके पास आ गया, अब आपको अभी तक जितना नॉलेज मिला उसके हिसाब से आपको पता चला कि सर अगर कंडीशनल वर्ड आया तो उसके बाद में किसका प्रयोग करना, V1 प्लस एस और ES का, और पहले किसका यूज करना, शैल विल प्लस V1 का। ओके, लेकिन जब आपके पास में बोर्ड से एग्जाम्पल आपसे कंसल्ट करेगा, जब बोर्ड आपसे इसके बारे में कंसल्ट करेगा तो आपके पास में दोनों में से एक पार्ट क्या करेगा, कंप्लीट करके देगा। बाय द वे ऐसा होता है, फिक्स नहीं है। बाय द वे ऐसा ही होता है कि जब दो पार्ट इस तरीके से आते हैं तो वहां पर गवर्नमेंट का जो पेपर आता है हमारे पास में, या बोर्ड का जो पेपर आता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, वहां से हमारा RBSC का जो पेपर आता है वहां पर एक पार्ट हमारे को कंप्लीट करके दिया होता है। तो अगर हमारे पास में ऐसा सेंटेंस आता है तो हम इसको आसानी से कंप्लीट कर लेंगे कि अगर इससे पहले हमारे पास ये दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक पता कर लेंगे कि शैल विल के साथ में आगे वाले पार्ट में क्या था, V1 SES। और अगर इसके बाद में ये दिया हुआ है, पहले रफ कर रखा है, पहले ऑप्शन दे रखा है फिल करने का, तो आपको पता करना है कि कंडीशनल वर्ड के मतलब ये आपको दिया हुआ है तो ये जो श्योर क्या है, कंडीशनल वर्ड है। और अगर ऐसा मैटर हमारे पास में आया है तो इससे पहले किसका यूज होने वाला है, शैल विल प्लस V1 का। आर यू श्योर? ओके, अब मैं आपको दोनों में से एक चीज फिल करके दे रहा हूं। जैसे मैंने यहां पर दे दिया आपको, ओके, सी विल ऑफर मी ए मैंगो, सी विल ऑफर मी ए मैंगो इफ आई स्पेस हर माई नोटबुक। ओके, आपको ब्रैकेट में दे दिया मैंने गिव। ओके, अब आपको कंसल्ट करना है अपने माइंड से कि सर आपका सेंटेंस कौन सा है। सर आपका सेंटेंस जो है वो है कंडीशनल। क्या है? आपका सेंटेंस क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। कैसे पता किया आपने सर? हाउ डिड यू आइडेंटिफाई, आपने कैसे पता किया? सर हमने पता कर लिया सर इफ आया है। तो सर जरूरी नहीं है कि इफ आपका, मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था कि अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो हमारे को पता चलेगा कि इफ ना केवल यही काम नहीं करता, इफ और भी कई काम करता है। तो अभी फिलहाल हम इतना बात कर रहे हैं कि इफ को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये कंडीशनल है। सर आपने ये कहा था कि कंडीशनल ट्रिक जो होती है उसमें पहले ही शैल विल प्लस V1 आता है और बाद में V1 SES आता है। तो क्या ऐसा कोई मैसेज यहाँ पर आ रहा है क्या? जी सर, यहाँ पर ये जो वर्ड आया है इसको हम कंडीशनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमारे पास में क्या दिया हुआ है, शैल विल प्लस V1। क्या दिया हुआ है? शैल विल प्लस V1। और इससे पहले अगर शैल विल प्लस V1 दिया गया है तो सर हम ऑटोमेटिक माइंड से कंप्लीट करते कि ये मैसेज कौन सा है, हमारा कंडीशनल है। ये किस तरह का काम कर रहा है यहाँ पे, कंडीशन का। अरे अगर पहले शैल विल प्लस V1 दिया गया है तो कंडीशनल जो मैसेज आता है, मतलब कंडीशनल क्लॉज जो होती है, उपवाक्य जो होता है, जो दूसरा पार्ट होता है, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, V1 प्लस S और ES का। अब आप यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, V1 प्लस S और ES। अब वो चेक करना है किसको देख करके, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, I। अब सब्जेक्ट I है तो मैं जानना चाहता हूं I के साथ में आप लोग V1 के साथ SES यूज करते हैं या नहीं करते हैं। तो मेरा आपको याद है स्टेटमेंट, शायद आपको, ओके, मेरा स्टेटमेंट आपको याद होगा कि I एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रेजेंट में सिंगुलर वर्ब नहीं लेता, वो सिंगुलर वर्ब नहीं लेता। ये कौन सी वर्ब लेता है, प्लूरल। और यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट होता है ये प्लूरल मैसेज लेकर के आता है, इसलिए यहाँ पर हम केवल किसका प्रयोग करेंगे, गिव का। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कभी भी S और ES का प्रयोग किया
नहीं जाता। ओके, आर यू श्योर? अब हमारा सेंटेंस ये तो हमने कंप्लीट करा है क्योंकि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और जनरली काफी जो भी बच्चे देख रहे हैं, जरूरी नहीं है 10th का 9th का ही देखें, इसको कोई भी क्लास का बच्चा, मतलब वो 7th का हो, 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो, 11th का, 12th का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, या जो भी आगे इससे भी पढ़ाई कर रहा हो, एसएससी बैंक का या और कोई भी चीज की पढ़ाई कर रहा हो, वो सब बच्चे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। मैं हर तरीके का लेवल लेकर के चल रहा हूँ ताकि बच्चा आसानी से इसे क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। तो किसी के माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि ओनली फॉर 10th और 9th के लिए ही है, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए है, सब जगह टेंस आता है हमारे पास। जितनी भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होती है या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम होती है, जैसे 10th का होता है, 8th का होता है, 9th का होता है या फिर 12th का होता है, सब जगह इस तरह के मैसेजेस हमारे पास में आने वाले होते हैं। ये पता तो कर लिया सर, ट्रिक तो कंप्लीट हो गई, लेकिन क्या ये ट्रिक हमारे पास में सच में कंडीशन कर रही है क्या? हम इसको थोड़ा हिंदी करके देख लें एक बार, क्योंकि हिंदी से हमारे को थोड़ा पता चल जाएगा कि ये कंडीशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। She will offer me a mango if I give her my notebook. Okay, if I give her my notebook, अगर मैं उसको मेरी नोटबुक देता हूं, यदि मैं उसको मेरी नोटबुक देता हूं तो वह मुझे क्या करेगी? एक आम ऑफर करेगी, एक मैंगो क्या करेगी? ऑफर करेगी। लेकिन सर वो मुझे मैंगो तभी ऑफर करेगी जब मैं उसे मेरी क्या करता हूं? नोटबुक देता हूं। तो उसका मतलब वो मेरे को एक आम देगी, वो एक मेरे को मैंगो ऑफर करेगी। लेकिन सर वो मेरे को मैंगो ऑफर कब करेगी? शर्त उसकी क्या? कि यदि मैं उसको क्या करता हूं? मेरी नोटबुक देता हूं। तो ये काम सर जो मैंगो ऑफर करने का काम वो मुझे करेगी, वो तभी करेगी, शर्त है उसकी कि यदि तू मुझे तेरी नोटबुक देगा, यानी यदि मैं उसको मेरी नोटबुक क्या करता हूं? देता हूं, तभी वो मुझे क्या करेगी? एक आम, एक मैंगो क्या करेगी? ऑफर करेगी। तो सीधी सीधी शर्त है, यहाँ पे कंडीशन है, तो आपको पता चल गई ये हमारा पास में कौन सा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, कंडीशनल। आप इसको कॉपी कर लें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर हम लोग, एक और एग्जाम्पल अब देखते हैं। ये फिर से एक सेंटेंस आ गया आपके पास में। अब आपको मैंने सेंटेंस को थोड़ा सा रॉट कर दिया, इसको टुकड़ा करके मैंने अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया है। क्या आपके पास में वैन आया है? जी सर। वैन क्या काम कर रहा है? मैंने फिर ये नहीं कहा कि वैन केवल कंडीशनल करता है, नहीं, केवल कंडीशन करता नहीं सर, ये और भी कई काम करता है। पर अभी फिलहाल इसको चेक करना है कि क्या ये कंडीशनल वर्ड हैं। इसको चेक करने के लिए हमारे को, मैं एक तरह का पार्ट आपको दे चुका हूं, तो दूसरे तरीके से मैं पूछ रहा हूं। मैंने यहां पर आपको क्या दे दिया? V1 प्लस S और ES। इसका मतलब हो गया मैंने यहां पर दिया गिव वर्ब, और गिव का मैंने यहां पर कर दिया क्या? गिव कर दिया। ओके, और मैंने इसको कर दिया सर्कल। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वैन वर्ड आपका कंडीशनल है? क्या वर्ड ये वैन वर्ड आपका, क्या ये वर्ड आपका कंडीशन का काम कर रहा है? तो सर एक्चुअली इसको कंडीशन का काम कर रहा है ये, इसका पता कैसे लगाएं सर? तो इसका पता लगा लो सर, ये कंजक्शन है। अभी कंजक्शन है तो दो सेंटेंस लेके आया होगा, मतलब दोनों सेंटेंस को जब ये जोड़ेगा तो वो सेंटेंस तो एक बन जाएगा। लेकिन उस पूरे सेंटेंस के दो पार्ट है ना, उसमें दो काम हो रहे हैं ना। अब वो जो दो काम है, वो दोनों काम को एक बार चेक कर लो आप कि क्या उनमें से कहीं V1 SES, क्या उनमें से कहीं सेल्विल प्लस V1 आया है। तो आप चेक कर लो सर। हमने सर चेक कर लिया कि इसके बाद में यहाँ पर V1 SES आया है, उसके वैन के बाद में V1 SES आया है। अगर वैन के बाद में V1 SES आया है तो आपके माइंड में क्या आ गया कि सर यहाँ पर वैन किसका काम कर रहा है? कंडीशनल वर्ड का काम कर रहा है। और कंडीशनल वर्ड का काम कर रहा है तो इसके बाद में क्या आया होगा? V1 SES। अगर V1 SES आया है और अगर एग्जाम में हमसे आगे पूछ लिया गया कि बताओ उसमें क्या आएगा, तो बच्चा पता क्या सोचेगा? बच्चे कहता क्या गलती करते हैं, वो देखते हैं कि वैन के बाद में सेंटेंस आ रहा है ना, तो V1 SES लगा दो। नहीं सर, नहीं सर, वैन के बाद वाले पार्ट में V1 SES ऑलरेडी आ चुका है। ये तो वो पार्ट है जो कोमा के बाद दिया गया है। और मैंने अभी आपको कुछ ही देर पहले बताया था कि कोमा के बाद में जो पार्ट आता है, कोमा के बाद का जो पार्ट आता है, वो पार्ट एक्चुअली हमारे पास वैन के बाद वाला नहीं होता है, वो वैन के पहले ही वाला होता है। आर यू श्योर? अभी ये वैन के पहले वाला पार्ट है, तो मैसेज हमारे पास में यहाँ पर किसका होगा? सर शैल विल प्लस V1 का होगा। सर यहाँ पर शैल विल प्लस V1 अप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर शैल विल अप्लाई करना है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि I और V के साथ में तो आप किसका यूज करने वाले होते हैं? शैल का, और शैल प्लस V1 का। और बाकी
बाकी जो रेस्ट होता है, रेस्ट का मतलब होता है बचा हुआ, क्या होता है बचा हुआ, और जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में आप किसका प्रयोग करने वाले होते हैं, विल प्लस V1 का। तो यहाँ पर आपका दी क्या है, आई और वी से रिलेट तो कर नहीं रहा है। अगर आई और वी होता हमारे पास में तो हम किसका यूज करने वाले होते, शैल का। लेकिन सर यहाँ पर हमारे पास में क्या है, दे है, और दे के साथ में किसका यूज करना पड़ेगा, विल का। और विल के साथ में क्या आएगी, V1, और V1 क्या करेगी, V1 आपको मैंने यहाँ पर दी, सॉरी मिसप्रिंट दी नहीं थी मैंने, यहाँ पर आपके पास में V1 क्या है, कम। ओके, अब हमारे पास में ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, पर अब हम इसे चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारा सेंटेंस सही है, क्योंकि एक बार हिंदी करके देख लेते ना, क्योंकि सर हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, और देखो इंग्लिश मीडियम भी हो तो भी उसको थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इंडियन है और इंडियन लोगों को जब तक बहुत अच्छी इंग्लिश सीखनी है, अगर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो सर आपका सीधा मैसेज जो है माइंड का, वो उसको आप स्टार्टिंग टाइम की बात कर रहा हूँ, बाद में तो आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। जब आपका स्टार्टिंग टाइम है तो आप थोड़ा सा उसको हिंदी से कनेक्ट करें, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि आपका माइंड, आपका हार्ट, आपका टोटल सिस्टम किस में चल रहा है, हिंदी में। अब वो हिंदी में चल रहा है तो आप ऐसा तो है नहीं कि भाई एक तरफ दिन है और एक तरफ रात है तो कनेक्शन हो जाएगा, सर नहीं हो सकता। हल्का हल्का दिन और हल्की हल्की रात हो, हल्का हल्का दिन और हल्की हल्की रात हो तो कनेक्शन हो सकता है, मतलब थोड़ी सी हिंदी और थोड़ा सा इंग्लिश। अगर इंग्लिश को पढ़ने के लिए थोड़ी सी हिंदी और जोड़ दी जाए और बच्चों को समझा दिया जाए तो सर जो बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। और हमें क्या करना है, हमें कौन सा इंग्लैंड जाना है या फिर जाना भी हो तो वो बात की बात है, पहले हमें इंग्लिश सीखनी है सर, और इंग्लिश सीखने के लिए हल्का हल्का सा पुट अगर हम हिंदी का डाल देते हैं तो हमारे लिए अगर बेटर है, हमें अगर उससे समझ में आता है तो ये हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। ओके, लेट्स सी, चेक करते हैं इसको, ये हमारे पास कंडीशनल है क्या। व्हेन यू गिव अ गुड आइडिया ऑन दिस टॉपिक, ओके, व्हेन यू गिव ए गुड आइडिया ऑन दिस टॉपिक है, जब तुम इस टॉपिक पर एक अच्छा आइडिया देते हो, यदि तुम या जब तुम इस टॉपिक पर एक अच्छा आइडिया देते हो, दे विल कम टू हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे, वे तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे, वे तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे, वे तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे। और कब जब तुम इस टॉपिक पे एक अच्छा आइडिया क्या करते हो, देते हो, तो आपके पास में शर्त हो गई सर कि वे तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे, वे तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे, वे तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे। ये काम तो होगा सर, लेकिन ये काम सर तभी होगा जब आप इससे पहले आप उनको एक बहुत अच्छा आइडिया देने वाले होंगे। अगर आप ये अच्छा आइडिया देते हैं, अगर आप उसकी शर्त को पूरी करते हैं तो सर वो भी आप अपने काम को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो आपको सीधा सा पता चल गया कि सर ये मैसेज हमारा कौन सा हो गया, कंडीशनल हो गया। बाकी सारे जो वर्ड्स है जैसे एज सून एज है, टिल है, अनटिल है, आफ्टर है, बिफोर है, उनकी भी बात हम करते रहेंगे बार बार जब भी हमारे पास एग्जाम्पल आएगा। बस इतना याद रखिए कि ये कंडीशनल मैसेज होता है। ओके, लेट्स मूव। अभी हमारी बात हो गई है किसकी, कि कंडीशनल वर्ड आता है और उसकी क्या ट्रिक होती है, कैसे वो काम करता है, और जब कंडीशनल वर्ड आता है तो क्या वो कंजक्शन होता है। जी सर, वो कंजक्शन होता है। और क्या कंजक्शन दो चीज़ों को कनेक्ट करता है। जी सर, ये दो सेंटेंसेस को ऐड करके एक सेंटेंस बनाता है, पर एक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट कंडीशनल वर्ड के साथ बाद वाला होता है, एक पार्ट कंडीशनल वर्ड से पहले वाला होता है। कंडीशनल वर्ड के बाद जो पार्ट आता है उसे कंडीशनल क्लोज कहते हैं, और कंडीशनल वर्ड से पहले पार्ट आता है उसे अपन लोग मैन क्लोज कहते हैं। और मैन क्लोज जो पूरी होगी उसकी आगे कंडीशन होती है। तो ये सर हमारा का पार्ट पूरा हो गया। लेकिन अभी सर ये हमारा काम पूरा नहीं हुआ, एक्सक्यूज, अभी हमारा ये काम पूरा नहीं हुआ। अभी तो हमने सिर्फ दो एग्जाम्पल देखे हैं इसके बारे में। अभी जो दो एग्जाम्पल हमने देखे हैं, दो एग्जाम्पल से हमें समझ में तो आ गया, लेकिन अभी हम लोग इफ से हमारे को जो कन्फ्यूजन होने वाला है, व्हेन से हमारे को जो कन्फ्यूजन होने वाला है, ये सारी चीज़ें आफ्टर से हमें कन्फ्यूजन होने वाला है, उसको हम हल्का हल्का यहीं पर चेक करेंगे एक बार। क्यों, हम आगे पढ़ेंगे, आगे अदर टेंसेस में इसको पढ़ेंगे, लेकिन वहां पढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा यही नॉलेज ले लें तो आगे बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा हार्ड मैटर आने वाला है, और वहां पर हार्ड मतलब वैसे हार्ड वाला नहीं भाई, हमें समझ में नहीं है। जब तक मैं आपके साथ में हूँ और आप मेरे साथ हैं तब तक कोई चीज़ हार्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ और आप समझ रहे हैं, तो कौन सी चीज़ें जो हमसे ज़्यादा हार्ड हो सकती है, तो तब तक कोई यह चीज़ हार्ड नहीं है, लेकिन वो शर्त है कि हम उसको बेटर तरीके से देख सकें। ओके, एक्सक्यूज। लेट्स सी, अब हम पर्टिकुलर वर्ड्स की बात कर रहे हैं। हमें पता चल गया, हम एक वेरी इंपॉर्टेंट जो वर्ड है हमारे पास में इफ, उसकी बात करते हैं। इफ की बात करते हैं हम लोग। ओके, अभी मैंने आपसे ये कंसल्ट किया था, इफ क्या काम करता है, क्या काम करता है इफ। तो अभी सर आप ही ने कहा कि सर ये कंडीशन का काम करता है। अगर ये कंडीशन का काम करता है तो सर हम इसको कौन सा टेंस में लेके आते हैं। सर अगर ये कंडीशन का काम करता है तो ये
प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेट करता है। पर अगर हमारे पास में बात हो इफ वर्ड की, कि सर इफ से रिलेट जो भी क्वेश्चंस आते हैं, इफ वर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें, बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इफ होता है, व्हेन होता है, आफ्टर होता है, बिफोर होता है, ये इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम होती है और बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। यहीं का नहीं, 7th 8th 9th 10th का बच्चा ही नहीं, इसके बाहर का बच्चा जो होता है ना वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो उन सबके लिए बड़ा एक हेल्पफुल वीडियो ये है हमारे पास में। ठीक है, आप बता दीजिएगा सर इफ कितने काम करता है। तो मैं आपको 2 ट्रिक्स में इसको कंप्लीट करूंगा, 2 ग्रुप में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ये 2 तरीके से काम करता है। मतलब ये एक कंजक्शन है, मतलब ये क्या करेगा, जोड़ेगा। ये क्या करता है, जोड़ता है। किसको, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, और यहां पर ये खुद क्या करता है, काम करता है एक चीज। अब ये जब ये जोड़ता है सर, अभी आपने बताया कि अगर ये जोड़ेगा तो ये कंडीशन का काम करेगा। तो मैंने इसको 2 ग्रुप में पढ़ने के लिए बोला है ना, तो हम 2 ग्रुप पहले चालू करते हैं। एक तो ग्रुप होता है CONDITIONAL, कंडीशनल वर्ड वाला। एक में तो ये कंडीशनल वर्ड का काम करता है, ठीक है। दूसरे में ये हमारे पास में करता है SUPPOSITIONAL, सपोजिशनल वर्ड का काम करता है। अब सर ये सपोजिशनल वर्ड क्या हो गया, ये कुछ समझ में नहीं आया सर। मैं आपको बता देता हूं कि कंडीशनल जो वर्ड होता है वो CONDITION, मतलब कंडीशन का मतलब होता है शर्त का काम करता है। ये वाला पार्ट जब ये कंडीशनल का काम करेगा तब ये शर्त को बताएगा, जब ये सपोजिशनल वर्ड का काम करेगा तब ये सपोजिशन को बताएगा। अब सर सपोजिशन का मतलब क्या होता है, सपोजिशन का मतलब होती है कल्पना। क्या होती है, कल्पना। एक तो ये शर्त को बताता है, एक ये कल्पना को बताता है। एक तो किसको बता रहा है, शर्त को, तब तो ये कंडीशनल कहलाएगा। एक जब ये कल्पना को बताएगा तो ये सपोजिशनल कहलाएगा। आर यू श्योर? 2 ग्रुप में हो गया ना इसका काम। अब ये पता करना है, ये 2 ग्रुप में, तो आगे से इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये कंडीशनल है या सपोजिशनल है, ये इसको ये काम कंडीशन का कर रहा है या सपोजिशन का कर रहा है। ये हमारे बस की बात नहीं है सर, कैसे आइडेंटिफाई करें। तो सर इसको मैं बता देता हूं। अगर ये कंडीशन का काम करेगा, अगर ये कंडीशन का काम करेगा तो ये किस में आएगा, प्रेजेंट में। किस में आएगा, प्रेजेंट में। ओके। और अगर ये सपोजिशन का काम करेगा तो ये किस में आएगा, पास्ट में। तो अभी दिमाग में डाल लो कि सर इफ कितने काम कर सकता है। सर इफ ना 2 तरीके से काम कर सकता है। इफ ना या तो कंडीशनल के तरीके से काम कर सकता है और या सपोजिशनल के तरीके से काम कर सकता है। अब ये सपोजिशनल के तरीके से काम करेगा या कंडीशनल के तरीके से काम करेगा, तो सेंटेंस डिसाइड करेगा ना, ये तो ट्रिक डिसाइड करेगी ना, ये तो उसका मैसेज डिसाइड करेगा ना। तो मैसेज डिसाइड कैसे करें कि जब भी अगर ये प्रेजेंट में आता है, जब भी ये प्रेजेंट का मैसेज लेकर के आता है तब तो ये क्या करता है, कंडीशन का। जब भी ये पास्ट का मैसेज लेकर के आता है तो ये किसका काम करता है, हमारे पास सपोजिशन का। तो ये बात पता कर ले आप दिमाग के अंदर कि इफ ना 2 काम करता है, एक कंडीशन का काम करता है, एक सपोजिशन का काम करता है। कंडीशन का करता है तो प्रेजेंट में आता है और सपोजिशन का करता है तो किस में आता है, पास्ट में आता है। यहां तक का मैसेज हो गया। ओके। अब सर ये जब कंडीशन में काम करेगा तो इसकी ट्रिक क्या होने वाली है। अगर ये कंडीशन में काम करता है, वैसे तो हमने देख लिया, लेकिन एक बार इस तरीके से भी देख रहे हैं आप लोग। अगर इफ ने कंडीशन का काम किया तो ये अपने आगे क्या करेगा, V1 + S और ES लेगा। आर यू श्योर? और इसके पहले किसका यूज करेगा ये, सर ये यूज करेगा शैल का, विल का और साथ में किसका, V1 का। अगर इफ ने कंडीशन का काम किया है, अगर इफ ने कंडीशन का काम किया है तो ये आगे V1 SES और पहले क्या करेगा, शैल विल + V1 लेगा। आर यू श्योर? आर यू श्योर ना? लेकिन आपको मैंने बताया था सर कंडीशन किस में आती है, प्रेजेंट में। तो मामला प्रेजेंट में आ गया तो ये कंडीशनल वर्ड बन गया। श्योर है? अगर ये पास्ट में जाता है, अगर ये पास्ट में जाता तो ये कंडीशन नहीं करता, ये क्या करता है, सपोजिशन करता है। अभी अगर सपोजिशन करता है तो सर सपोजिशन करने वाला जो मैसेज होता है वो कौन से में आता है, पास्ट में आता है। और अगर वो पास्ट में आता है तो मतलब अब प्रेजेंट तो नहीं आ सकता इसके साथ में। तो इसकी ट्रिक क्या होती है सर, इसकी 2 ट्रिक होती है। ए तो ये होती है कि अगर आपके पास में इफ आया है और इफ के बाद में, सॉरी, अगर इफ आया है, ऐसे देख लो, इफ आया है और इफ के बाद में अगर आपके इफ का जो मैसेज है वो अगर हमारे पास में क्या है, सपोजिशन है। क्या है, सपोजिशनल है। अगर वो सपोजिशनल है तो ये किस में आएगा, पास्ट में। तो यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा, V2 का। किसका यूज करना पड़ेगा, V2 का। और वो क्या काम करेगा, कल्पना का। अब कल्पना का मतलब होता है अनरियल। क्या होगा, अनरियल। ये अनरियल वर्क करने वाला होगा, ये अनरियल मैसेज को शो करेगा। और वो भी किसका,
पास्ट का। किसका? पास्ट का, क्योंकि रियल का करेगा तो वो कंडीशनल बन जाएगा, और अगर वो प्रेजेंट में आ जाएगा, और अगर पास्ट का करेगा तो ये अनरियल को क्या कर देगा? शो कर देगा। अब सर ये इफ के बाद में तो किसका प्रयोग होगा? V2 का, और पहले किसका प्रयोग होगा? वुड आ सकता है या कुड आ सकता है या माइट आ सकता है, और साथ में क्या आएगी? V1। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा कंसल्ट हो जाना चाहिए इस तरह का, क्या कि सर हमारे पास में जो सेंटेंस आया है वो ट्रिक आई है, इफ के बाद में क्या आया है? V1 SES, इफ के पहले क्या आया है? सेल विल V1। सर ये इफ के साथ प्रेजेंट आया है क्या? जी। प्रेजेंट आया है क्या? जी। प्रेजेंट आया है क्या? जी। तो ये क्या काम कर रहा है? शर्त का। शर्त का मतलब कंडीशन, और कंडीशन का मतलब कंडीशनल वर्ड। आर यू श्योर? ओके। अगर मैं बात करूं सर इफ के बाद में V2 आई है क्या, तो V2 प्रेजेंट है या पास्ट है? मैं बता दूं आपको कि V2 क्या है? पास्ट है। अगर V2 पास्ट है तो क्या ये पास्ट का काम कर रहा है? जी सर। अगर पास्ट है तो क्या ये अनरियल का कल्पना का काम कर रहा है? जी सर। तो ये क्या हो गया? सपोजिशन, और ये क्या हो गया? सपोजिशनल वर्ड। तो ध्यान रखना, इफ अगर प्रेजेंट में आता है तो कंडीशन को बताता है, और इफ अगर पास्ट में आता है तो ये सपोजिशन को बताता है, मतलब कल्पना को बताता है। ओके। अब इसकी जो ए ट्रिक है वो तो कंप्लीट हो गई। अब ए के बाद में बी की भी बात करेंगे, मतलब वो भी किस में आएगी? पास्ट में आएगी। ओके, तो पास्ट में आएगी तो किस तरीके से आएगी? मैं यहाँ पर इसकी बी यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। बी क्या होगी कि अगर आपके पास में इफ के साथ में आपके बाद में क्या आ रहा है? इफ के बाद में क्या आ रहा है? हेड प्लस V3। क्या आ रहा है? क्या आया? हेड V3। यहाँ पर क्या आया था? V2। V2 पास्ट में आता है? जी सर। कौन से पास्ट में आता है? नहीं मतलब फिलहाल, बस इतना ध्यान रखना है कि इफ के बाद पास्ट आया। जी सर। क्या इफ के बाद फिर पास्ट आया? जी सर। अब ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, मतलब यहाँ पर इफ किसका काम कर रहा है? सपोजिशन का। किसका काम कर रहा है? सपोजिशन का। अगर ये सपोजिशन का काम कर रहा है तो सर यहाँ पर V2 आई, यहाँ पर हेड V3 आया। तो सर हम कैसे पता करेंगे कि इफ के बाद में V2 आएगा, इफ के बाद में हेड V3 आएगा? तो सर पता करने के लिए हम ट्रिक दे रहे हैं ना आपको, कि इफ के बाद अगर V2 आएगी तो इफ से पहले वुड, कुड, माइट प्लस V1, वुड, कुड, माइट प्लस V1 आने वाला है। और अगर इफ के बाद में हेड V3 आया है तो यहां पर आपके पास में जो मैसेज है वो आने वाला होगा किसका? वो आएगा वुड, सॉरी वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस V3। कब? जब हमारा इफ किसका काम करेगा? सपोजिशन का। अब पता चल गया सर कि इफ ना दो तरीके से काम करता है। बड़ा ध्यान से सुने आप सारे बच्चे, क्योंकि अगर हमें 10 मिनट और लगती है इस मैटर पे दोबारा बात करने पे, और अगर हर बच्चे के दिमाग तक ये पहुंच जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरा ये जो वीडियो है सिर्फ बच्चों के इसी काम आया है कि उनको मैंने इफ समझा दिया, और मुझे बड़ा गर्व फील होगा अपने आप पे कि मैं बच्चों के दिमाग तक इस चीज़ को पहुंचा सका। क्योंकि अधिकतर बच्चे इसी चीज़ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या करना है। तो मैं बता चुका हूँ आपको कि सर इफ वर्ड हमारे पास में कितने ग्रुप का वर्क करता है? दो तरह का मैसेज लेकर के आता है। या तो वो किसका काम करता है? कंडीशन का। या वो किसका काम करता है? सपोजिशन का। कंडीशन का और सपोजिशन का। कंडीशन का मतलब प्रेजेंट है, सपोजिशन का मतलब पास्ट है, कंडीशन का मतलब प्रेजेंट है।